हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर। मैं हूं जय सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए 80 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूं, वो भी विज्ञान विषय का। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ साइंस विषय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आ सकता है। यदि हाँ आप अभी इस चैनल पे नए हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं आज के विज्ञान विषय का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है आपको कि इनमें से केवल 40 का आंसर देना है, यानी मैं आपको 80 क्वेश्चन दे रहा हूं। बोर्ड की परीक्षा में 80 क्वेश्चन आएंगे और उन 80 क्वेश्चन में से आपको केवल 40 के ही जवाब देने हैं। तो टोटल क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, आपको करना क्या है कि सावधानी से सवाल को पढ़ते जाना है और जिसका जवाब आता है उसको पहले टिक करते जाना है। और यदि आप 40 से आगे बढ़ जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा 40 के आसपास हो गया तो आप पहले क्वेश्चन को काउंट कर लीजिए। यदि 40 पूरा हो गया है तो वहीं स्टॉप करके बाकी को आप गोला लगा लीजिए, और यदि 40 पूरा नहीं हुआ है तो पहले 40 कर लीजिए। 40 से ज़्यादा नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए, प्रदीप्त, अप्रदीप्त है और आत्मदीप्त है और इनमें से कोई नहीं है। तो जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है उसको प्रदीप्त या ल्यूमिनस कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रदीप्त वस्तु। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए, सीधी रेखा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, परावर्तन का नियम सब में लागू होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो बच्चों, विद्युत वाहक बल जो है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वोल्ट मीटर। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो यहाँ जो है वह एल्युमिनियम चालक पदार्थ है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी दो प्रतिरोध को पारस्परिक किया गया है तो समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका को जो है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका ए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वह एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के उदासीन प्रभावित नहीं करती, आकर्षित करती हैं नहीं, एक दूसरे को प्रतिसर्त करती हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है? तो चुंबकीय अक्ष की लंबाई दंड चुंबक के ज्यामितीय लंबाई का 86% होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होना चाहिए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। बॉक्स प्रकार के कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन बॉक्स प्रकार के कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? तो कांच के ढक्कन देने का कारण है कि विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम किया जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका 12 का डी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13, कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग
सौर सेल बनाने में किया जाता है। सवाल को खूब सावधानी से पढ़ना है। कभी कभी दे देता है नहीं किया जाता, कभी कुछ दे देता है, इसलिए उसको ध्यान से रखना है। किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस पर ध्यान रखना है, यानी सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। एक समीकरण दिया हुआ है K2Cr2O7 और +3SO2 + H2O, और इससे क्रोमियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है और जल बन रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अकारक है, तो अकारक आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि SO2। ये SO2 जो है वह अकारक का काम करेगा यहाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। उदासीन विलयन का pH मान। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, इसलिए सही जवाब होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर में है H2O + HCl से हाइड्रोनियम आयन यहाँ दिया हुआ H3O + Cl- में H2 का आचरण कैसा होगा। तो यहाँ देखिए H2 का आयतन जो होगा वह भस्म जैसा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, भस्म जैसा। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलयन का pH मान क्या होगा। तो देखिए विलयन जो है वह नीले लिटमस को लाल करता है, यानी कि वह अम्लीय है, और ये अम्लीय है तो इसका pH मान 7 से कम होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 हो जाएगा। उत्फूलन लवण होते हैं। उत्फूलन लवण जलयोजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जलयोजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। सवाल नंबर आपका 19 है। निम्नलिखित में कौन सा pH मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है। तो भास्मिक विलयन 7 से अधिक होता है, इसलिए सही जवाब होगा आपका डी, 9। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका पीतल, यानी के ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। एल्युमिनियम धातु का अयस्क। तो यहाँ कुछ अयस्क दिए हैं, जैसे हेमाटाइट, पाइराइट, बॉक्साइट, और इनमें कोई नहीं। तो एल्युमिनियम का अयस्क इसमें बॉक्साइट है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा बी, बॉक्साइट। 22 में है सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ। याद रखिए इसको, सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ हीरा है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है। तो तत्व का धात्विक गुण ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं बढ़ता जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 24 में है परमाणु संख्या न किसी परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस कथन का प्रतिपादन जो है मोसले ने किया था। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, तो इसका सही जवाब हो गया मोसले, यानी के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है। मतलब यहाँ जितने दिए गए हैं उसमें अधातु का गुण सबसे ज़्यादा क्लोरीन में होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया। 26 आपके स्क्रीन पर। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है। तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड यहाँ K2O है, इसलिए सही जवाब होगा आपका ए, K2O। अगला सवाल है 27 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता। पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पानी का टूटना तो होता है, ऑक्सीजन निकलता है, CO2 का उपयोग होता है, यानी CO2 का मुक्त होना। तो आपका ये होगा नहीं होने में बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यानी CO2, तो सही जवाब हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। तो अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाने वाला पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन है, इसलिए सही जवाब होगा सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? तो इसका जवाब होगा एड्रीनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रीनल। अगला सवाल है सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो ये 14वें दिन बाहर निकलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख असमजात अंग हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो पुरुष में XY होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए। 33 का ए, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र? तो ए XY, और स्त्री में पूछेगा तो केवल XX। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? DNA में होता है, इसलिए सही जवाब होगा DNA। बांध बनाने का मुख्य कारण है पीने का जल उपलब्ध करना नहीं, बिजली उत्पन्न करना, और वर्षा जल के बहाव को रोकना नहीं, बिजली उत्पन्न करना। बांध बना करके बिजली उत्पन्न की जाती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 36 आपके स्क्रीन पर, वर्षा जल का संचयन कहलाता है। वर्षा जल का संचयन जो है भूमिगत जल का परिपूर्ण नहीं, जल शोधन नहीं, जल संचय कहलाता है, जल संचय, यानी ऑप्शन नंबर सी। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सही सभी। तो आपका यही जवाब होना चाहिए उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पुष्पी पादप एवं जंतु। 39 नंबर सवाल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, तो उसे आनुवंशिकी कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला सवाल है सवाल नंबर 41 आपके स्क्रीन पर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो सीधा होता है, तो इसका ऑप्शन ए मारिए। नेक्स्ट है कि 50 सेंटीमीटर ऊंची बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी तो 5 ही होगा, क्योंकि सी पर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, पिंड ए से इलेक्ट्रॉन पिंड बी पर अहस्तांतरित होते हैं तो ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश पैदा होता है, यह कथन है। यानी कह रहा है कि ए 2 पिंड है, एक ए है और एक बी है, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बी पर चला जाता है, तो ए धनात्मक होगा, बी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, आवेश के एक क्वांटम का मान है। आवेश के एक क्वांटम का मान, क्वांटम का एक कूलम, ये मतलब एक आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी।
अगला सवाल है सवाल नंबर 46 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा बी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। 47 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस राशि की दिशा को बताता है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 48 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पर कि यदि एक धारावाही सीधे तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि बाहर की ओर खींचा गया अंगूठा धारा की दिशा को निरूपित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां की दिशा में क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये दोनों हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है सवाल नंबर 49 आपके स्क्रीन पर कि एक परिनालिका से प्रवाहित होती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ धारा का मान बढ़ना चाहिए, लपेटों की संख्या बढ़नी चाहिए, प्रति इकाई लंबाई में लपेटों की संख्या बढ़नी चाहिए, ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर पर हम लोग पहुँच गए एक पड़ाव पर कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग का होता है? तो सोलर कुकर में बर्तन का रंग जो है काला होता है, जो कि प्रकाश के सभी रंगों को ट्रैप करता है, इसलिए इसको काले रंग का रखा गया है। तो बच्चों आज का वीडियो जो है ये मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। और मैट्रिक की परीक्षा में जैसे कि आपको मालूम है विज्ञान विषय में पूरे के पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनमें से मात्र आपको 40 के ही जवाब देने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अधिकांशतः प्रश्न जो है वह बोर्ड मॉडल लिए गए हैं, इसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी है, यह गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। अगला सवाल है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा बी, जूल। अगला सवाल है सवाल नंबर 53 कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पवन, कोयला, जल और सूर्य। तो यहाँ जो है कोयला जो है वह अनवीकरणीय स्रोत है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 54 रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच तीर का निशान दिया जाता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 55 आपके स्क्रीन पर प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, यानी यहाँ मीथेन गैस है और इसका दहन जो है ऑक्सीकरण होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल 56 नंबर आपके स्क्रीन पर प्राकृतिक गैस नहीं 55 तो हो गया, 56 में है कि क्या बनता है जब लोहा के कतरन पर तनु HCl डाला जाता है? लोहे के कतरन पर यानी लोहे के कचरे पर जब तनु HCl डाला जाएगा तो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड जो है वह निकलता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 57 आपके स्क्रीन पर अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मिट्टी में आप मिलाएंगे? तो यहाँ चाय पत्ती डालने से कुछ नहीं होगा, नमक चीनी डालने से नहीं होगा, बेकिंग पाउडर जो कि क्षारीय है वह अम्ल की अम्लीयता को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। अगला सवाल है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो नीला कर देता है तो वह क्षारीय होगा और क्षार का जो है वह होता है 10 माने 7 से ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 59 कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस बिलियन में क्या होता है?
तो यहाँ जो है 59 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला सवाल है सवाल नंबर 60। एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? 1 2 डाइब्रोमीथेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन और A और B दोनों और 1 1 डाइब्रोमो इथेन। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमो इथेन यानी कि 1 A। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो यहाँ जो जवाब है इसमें ब्यूटेन एक ऐसा गैस है जो धातु वेल्डिंग में प्राप्त होती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा C। अगला सवाल है सवाल नंबर 62। जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है? तब C2H4 बनता है, B ऑप्शन। अगला सवाल है 63। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो एंजाइम की क्रिया से होती है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा A एंजाइम, A एंजाइम। अगला सवाल है सवाल नंबर 64। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व जो है वह क्षार कहलाते हैं, क्षार धातुएं हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा C। अगला सवाल है सवाल नंबर 65 आपके स्क्रीन पर। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो मैग्नीशियम के बारे में आपको बताना है कि यह आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो ये वर्ग 12 में है, इसलिए आपका सही जवाब होगा वर्ग 12। 65 का वर्ग नहीं 12 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg2O सॉरी मैग्नीशियम जो है वह आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में होगा, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ग 2। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है? मनुष्य में अनुपस्थित होने वाला एंजाइम सेलुलोज, मोल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो इसमें जो है सेलुलोज जो है वह मनुष्य में अनुपस्थित रहता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। तो ऑप्शन हो जाएगा B। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। तो जवाब हो जाएगा आपका C, उत्सर्जन से। अगला सवाल है सवाल नंबर 70 आपके स्क्रीन पर। इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो इसका जवाब होगा C, सेरिब्रम। अगला सवाल है सवाल नंबर 71। यौवन की आयु क्या होती है? तो यौवन की आयु 10 से 12 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 10 से तो यही हो जाएगा 10 से 12 वर्ष यौवन की आयु। लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? मछली। हाइड्रा, कृमि, केचुआ है, मछली नहीं है। कौन नहीं है? मछली नहीं है। अगला है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? तो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग जो है वह स्त्री केसर है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा A, स्त्री केसर। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीव की जीनी संरचना जो है वह जीन पर रूप या जीनोटाइप कहलाती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा A। अगला सवाल है 75। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? जैसे सर्प, मेढक, ग्रॉस हॉपर और घास। तो घास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? किसका उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है?
पवन ऊर्जा के रूप में बिजली का उत्पादन होता है। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से तो नहीं होता। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो ये तो हो जाएगा आपको 0.03%। 68 में है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्रव द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो निम्नलिखित में इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? मनुष्य का, ये तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज। अगला सवाल है सवाल नंबर 79। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये होगा ब्रिक यानी किडनी, सबसे अधिक उपयोगी और उत्सर्जी अंग है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है? तो ये सर्प हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज के इस क्लास में MCQ विज्ञान का देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। इसी तरह आप बने रहिए अपने चैनल नाइस मैथमेटिक्स के साथ, जहां हर रोज़ कोई ना कोई सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल ही जाएंगे। तो चलते चलते यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टच करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन टच कर देने से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।